डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरासाइटिक अडेप्टेशंस इन प्लेटेल मंथीज। प्लेटेल मंथीज की जंतुओं में परजीवी अनुकूलन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेटेल मंथीज के दो जंतुओं टीनिया सोलियम और फेसियोला हेपेटिका के जो परजीवी अनुकूलन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट एक तरह से विषमपोषी प्रकार के जंतु होते हैं और ये होस्ट की बॉडी के ऊपर या उसके शरीर के अंदर जो है रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और पोषण के लिए पूरी तरह से होस्ट पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हुए होस्ट से पोषण प्राप्त करते हैं और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हुए पोषण प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को जो है उसका संचालन करते हैं, सफलतापूर्वक उसका निर्वहन करते हैं। तो ये जो जंतु हैं, परजीवी जंतु हैं, ये जब किसी होस्ट के शरीर के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं तो ये अपने आप को इस तरह से अनुकूलित कर लेते हैं, उनकी संरचना और उसके व्यवहार, स्वभाव इत्यादि में कई तरह के परिवर्तन जो है ये अपना लेते हैं ताकि ये अपने जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सकें और जो इनका जो लाइफ साइकिल है वो निरंतर चलता रहे। तो आज जो है हम इन अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अनुकूलन क्या होते हैं। यानी अनुकूलन एक तरह से जंतु के शरीर में होने वाले कई प्रकार के परिवर्तन, जैसे संरचना में परिवर्तन, उसकी फिजियोलॉजी में परिवर्तन और उसके हैबिट में परिवर्तन, और इस तरह के परिवर्तन से जो पैरासाइट्स है उसको अपना जीवन व्यतीत करने में आसानी होती है, उसको सुविधा होती है और सफलतापूर्वक वो अपना जीवन कंप्लीट कर लेता है। तो प्रत्येक जीव तथा उसके विभिन्न अंगों में अपने विशेष वातावरण के अनुरूप परिवर्तित होने की क्षमता पाई जाती है। तो ये हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव है और उसके जो विभिन्न बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के जो ऑर्गेनल्स हैं, उसके अंदर जो है विशेष प्रकार के जो वातावरण है उसके अनुरूप चेंज करने की या उसके अकॉर्डिंग ढलने की जो है कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। तो ये जो परिवर्तन है, जो वातावरण के अनुसार जो जीव अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या सफलतापूर्वक जो है अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए वातावरण के अनुसार अपने शरीर में कुछ परिवर्तन कर लेता है, तो ये जो परिवर्तन है ये संरचनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, कार्य की परिवर्तन होते हैं और व्यवहार में जो उसका बिहेव है उसमें भी परिवर्तन होता है। इसके साथ ही जो स्वभाव है जीव का उसमें भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन या जो अनुकूलताएं हैं ये जीव की संरचना, कार्य की, व्यवहार, स्वभाव, इन सभी से संबंधित होते हैं। तो प्रत्येक जीव में समय को अपने चारों ओर के वातावरण के अनुरूप या अनुकूल ढालने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, इस क्षमता को अनुकूलन कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि पैरासाइट्स वो होता है जो भोजन के लिए दूसरे जो जीव है उसके ऊपर निर्भर रहता है और उसके शरीर के ऊपर या उसके शरीर के अंदर रहते हुए अपना जीवन पूर्ण करता है और अपना जीवन पूर्ण करने के लिए उसमें उस शारीरिक कार्य की और जो हैबिट है, उसकी स्वभाव है, उससे संबंधित जो है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं या कर लिए जाते हैं, जिससे वो जीव जो है सफलतापूर्वक जो है होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर जो है रहते हुए अपना जीवन पूर्ण कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीव जो है होस्ट की बॉडी के अंदर है तो उसका एक अलग प्रकार का एनवायरनमेंट होगा, तो उस इन्वायरमेंट के अनुसार ढालने की उसमें जो है कैपेसिटी डेवलप हो जाती है और ये जो है कैपेसिटी अनुकूलन कहलाता है। फेसियोला तथा टीनिया एंडोपैरासाइट
फ्लैटवर्म है, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो होस्ट की बॉडी है उसके अंदर रहते हुए अपना जीवन पूर्ण करते हैं तथा परजीवी स्वभाव के कारण या परजीवी स्वभाव के अनुरूप इनकी जो संरचना है, इनकी जो फिजियोलॉजी है, इसमें कई तरह के जो परिवर्तन है वो देखे गए हैं। और इनमें जो प्रमुख परिवर्तन है वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम जैसे बात करें परजीवी अनुकूलता की, तो परजीवी अनुकूलता है पैरासाइटिक जो एडेप्टेशन है, किसी भी पैरासाइट की स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ हिस्ट्री में पाए जाने वाले चेंजेस होते हैं। और इस प्रकार के जो चेंजेस हैं उसकी सहायता से वह सफलतापूर्वक जो है परजीवी जीवन व्यतीत करता है। और ये जो परजीवी है वो होस्ट के शरीर के भीतर जो है सफलतापूर्वक अपना जीवन पूर्ण करता है, क्योंकि फेसियोला और टीनिया जो है एंडोपैरासाइट्स हैं, अतः उनमें उस वातावरण के अनुकूल, उस वातावरण का मतलब है होस्ट की बॉडी में के अंदर जो जिस तरह का वातावरण है उसके अनुकूल जो है अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए कई तरह की जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें आकार के परिवर्तन, उसके जो मॉर्फोलॉजी है उसमें कई तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन की हम बात करें तो ये जैसे हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। जो एक तरह से जैसे शरीर जो है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो तीन तरह के होते हैं। आकार की जो अनुकूलना वो तीन तरह के, जैसे शरीर जो है पृष्ठ अधर दिशा में चपटा और पत्ती के समान और लगभग जो है त्रिकोणाकार होता है, जिससे चोट लगने का जो भय है वो कम हो जाता है। और टीनिया फीते, जो टीनिया है फीते के आकार का एक तरह से चपटा कर्मी टीनिया के शरीर को हम देखते हैं, या जो फेसियोला उसका शरीर को देखते हैं, तो इनका जो शरीर है वो अधर पृष्ठ से कैसा होता है, चपटा होता है, लिफ लाइक होता है। और लिफ लाइक किसका होता है, जैसे फेसियोला की बात करें, और त्रिकोणाकार होता है। हालांकि ये जो टीनिया है ये इसका जो स्कोलेक्स पार्ट है वो ज़रूर पूरा थोड़ा सा बुरा हुआ भाग होता है, सॉरी जो थोड़ा सा आगे से त्रिकोणाकार यूँ कह सकते हैं चौकोर के रूप में, जैसे उस पर क्या है कि रोस्टेलम भाग होता है, स्कोलेक्स है उसको पूरा रोस्टेलम, और फिर 4 स्कोलेक्स लगे होते हैं, सॉरी शक्कर लगे होते हैं, 4 स्कोलेक्स पे 4 चूसक, और ऊपर जो है रोस्टेलम, और रोस्टेलम के पास में ही इसमें क्या होता है हुक्स होते हैं, उसकी जो 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं हुक्स। तो कहने का मतलब है कि जो आकारिक अनुकूल जंतु हम देखते हैं उनमें से जैसे शरीर जो है वो कैसा होता है, अधर पृष्ठ से चपटा पत्ती समान। और इससे फ़ायदा ये होता है इन पैरासाइट्स को कि इनको जो है चोट लगने का डर नहीं रहता है ना। और दूसरा क्या है कि जो मॉर्फोलॉजिकल जो एडेप्टेशंस हम देखते हैं इनमें चूसक पाए जाते हैं, है ना। और चूसक क्या करते हैं, इनको चिपकने में मदद करते हैं। तो एक तरह से आसंजक अंग होते हैं, और ये इसको चिपकने में मदद करते हैं। जैसे हम बात करें टीनिया में जो स्कोलेक्स होता है उसमें 4 चूसक पाए जाते हैं, इसी तरह से जो फेसियोला है उसमें 2 चूसक होते हैं। बाह्य आकृति अगर हम देखें तो इनकी जो शरीर की जो संरचना है वो भी सिंपल होती है। शरीर जो है सिर होता है, हेड होता है, और पूंछ में डिवाइड नहीं होता एक तरह से, जो अलग अलग जो है इनमें शरीर का जो है विभाजन नहीं दिखाई देता, और न ही इसमें किसी तरह के जो अपेंडेज हैं वो पाए जाते हैं। इन जंतुओं की अगर आंतरिक संरचना को हम देखें तो इसमें भी कई तरह के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। जैसे अडल्ट अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में जो है शरीर पर जो है सीलिया इनमें नहीं पाए जाते, लेकिन शरीर के ऊपर जो है क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है। और इस क्यूटिकल के आवरण के कारण जो है ये होस्ट की बॉडी में रहते हुए वहाँ जो होस्ट के द्वारा छोड़े गए जो रासायनिक पदार्थ हैं, है ना, डाइजेशन के साथ जो रासायनिक पदार्थ होस्ट के द्वारा छोड़े जाते हैं, तो उनसे ये डाइजेस्ट नहीं हो, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, तो
तो होस्ट के जो रासायनिक पदार्थों का प्रभाव न हो उसके, इस कारण से इसके ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। दूसरा ये बताया कि इसमें जो है गमनांग नहीं पाए जाते, यानी जो सीलिया है वो एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से जो फिस्यूला है इसके मुख के पास और अधर तल पर जो है क्यूटिकल की मोटी क्यूटिकल जो है थोड़ी मोटी होकर दो चूसक बना लेती है, और क्यूटिकल पर जो है पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहने मतलब ये क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, चाहे फेसियल हो चाहे टीनिया हो, तो ये जो है होस्ट के जो द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ हैं उनसे ये इनको बचा लेते हैं। इसी तरह से पहले बताया कि मैंने जो है शीलिया जैसे नहीं पाए जाते, तो मतलब कहने मतलब गमनांग नहीं पाए जाते है ना, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं तो इनको गमनांग की विशेष जरूरत ही नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है ना। लेकिन लार्वा अवस्था में जरूर कुछ में जो है ये देखे गए हैं। इसी तरह से अगले अनुकूल की बात करें तो ये जो पैरासाइट्स हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम का भी अभाव होता है, पाचन तंत्र का जो है वो या तो इनकम्प्लीट होता है या एब्सेंट होता है, इस तरह का देखा गया है स्ट्रक्चर। मुख जो है शरीर के अगले सिरे पर पाया जाता है और चूसक द्वारा घिरा रहता है, यानी चूसक जरूर पाए जाते हैं इनमें, शक्कर जो है जिनके द्वारा ये जो है पोषण को प्राप्त करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। हालांकि जो बॉडी सरफेस है उसके द्वारा भी इनमें जो पोषण है वो प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो शरीर की जो सतह है उससे अवशोषण कर लिया जाता है या चूसक से प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन इनमें क्या नहीं पाया जाता, पाचन तंत्र जो है वो पूर्ण नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, अपूर्ण प्रकार का होता है। इसी तरह से गर्सनी जो है वो पेशीयुक्त होती है, क्योंकि वो सक जो करता है भोजन उसको फिर आगे धकेलने के लिए इसमें जो है मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन वो ज़रूरी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है। तो कहने मतलब है गर्सनी जो है पेशीयुक्त होती है और एक तरह से चूसक के प्रकार की होती है, सक्टोरल टाइप की होती है। जो फेरिंग्स है वो मस्कुलर एंड सक्टोरियल टाइप। और कुछ जंतुओं में जैसे ये एब्सेंट भी होती है, बात करें तो जैसे टीनिया में जो है ये अभाव होता है। इसी तरह से जो आंतर जो है देखा गया इंटेस्टाइन जो है वो ब्रांच्ड होती है, और ब्रांच का कारण ये है कि इसमें जो है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो परिवहन तंत्र है, जो परिसंचरण तंत्र इसको कहेंगे, वो अनुपस्थित होता है। उसके कारण जो है जो ये भोजन को अब्जॉर्ब करते हैं तो शरीर के विभिन्न भागों तक जो है परिसंचरण तंत्र द्वारा उसकी सप्लाई नहीं हो पाती। इसलिए ये जो ब्रांच्ड जो इंटेस्टाइन है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पचा हुआ भोजन पहुंचाती है। तो इनमें जो है जो आरनाल जो होती है एक तरह से, आरनाल तो नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, लेकिन जो आंतर इंटेस्टाइन देखी गई है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। इसके अलावा ये देखते हैं कि ये जो जंतु है ये मुख्यतः पचा हुआ भोजन ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। टीनिया हो चाहे फेसियोला हो, दोनों ही जंतु जो है एंडोपैरासाइट है, और एंडोपैरासाइट होने के कारण ये पचाया भोजन जो है होस्ट से प्राप्त करते हैं, और पचाया भोजन प्राप्त करने के कारण इनमें अपचित भोजन शेष ही नहीं रहता। इस कारण से इनको जो है एनएस की विशेष जरूरत नहीं होती, इनमें एनएस एब्सेंट होती है। इसके अलावा अभी मैंने बताया कि इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी नहीं पाया जाता, लेकिन रेस्पिरेटरी के साथ जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें नहीं पाया जाता, और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता। तो कहने का मतलब है परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता और श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। तो श्वसन जो है एनारोबिक टाइप का होता है, अवायवीय प्रकार का जो श्वसन है वो देखने को मिलता है, यानी इनमें अनाक्सी श्वसन की जो है कैपेसिटी पाई जाती है। वो श्वसन जो है अनाक्सी प्रकार का होता है, अवायवीय प्रकार का होता है। ऑक्सीजन नहीं हो तो भी ये श्वसन जो है कर लेते हैं। यह आंतर जैविक अस्तित्व के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण होता है। कौन सा? अनाक्सी श्वसन, क्योंकि पोषक के शरीर में स्वतंत्र ऑक्सीजन का मिलना एक तरह से मुश्किल है काम, और इस कारण से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये जो है अपने जीवन के अस्तित्व के लिए एनॉक्सी श्वसन है उसको भी अपना लेते हैं। परिवहन तंत्र की कमी को पूर्ण करने के लिए इनको जो है इनका जो उत्सर्जन तंत्र है वो बहुत ही विकसित होता है, यानी जो एंडोपैरासाइट्स हैं इनमें
एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, और एक्सक्रेशन जो है वो एक्सक्रेटरी जो वाहिनियाँ होती हैं वो इसकी वेल डेवलप्ड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। इसके जो अंतिम सिरे हैं वो एक तरह से फ्लेम सेल्स होती हैं। और टीनिया में हम जो है उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करें तो टीनिया में उत्सर्जन तंत्र जो है वो जल की मात्रा का भी नियंत्रण करता है। तो कहने का मतलब है उत्सर्जन तंत्र में पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र जो है फ्लेम सेल्स होती हैं। इसके अलावा इनकी तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा विकसित नहीं होता, अल्प विकसित होता है। और जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर इनको विशेष जो है सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। और ये भी माना गया कि वहाँ का जो बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है लगभग एक सा होता है, तो कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं होते। इस कारण से कि इनमें जो सेंस ऑर्गन है वो डेवलप नहीं हो पाता। एक अन्य जो विशिष्टताएं देखी गई हैं या जो पाई जाती है वो ये कि इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो वेल डेवलप्ड होता है। और इसके कारण जो है इसमें जो ओवरी है, युग्मक जो गैमेट्स हैं टेस्टिस में बनते हैं, तो ये जो युग्मक है बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं। तो टीनिया में हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रोग्लोटिड जो है एक जंतु को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें जो है मेल फीमेल दोनों के जो जनन है वो उपस्थित होते हैं। और ये जो है एक तरह से अपने आप में एक जंतु होता है। यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हम देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनमें अत्यधिक संख्या में जो है वो क्या नाम है गेमेट्स का प्रोडक्शन होता है। और जब ये लार्वा डेवलप होते हैं तो भी ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो जनन तंत्र काफ़ी विकसित होता है। उसका कारण ये है कि इनमें अगर कुछ जो है गेमेट्स अगर नष्ट भी हो जाएं तो भी इनमें सर्वाइव की कैपेसिटी वो बनी रहे, क्योंकि कुछ तो बचे रहेंगे, इससे जीवन आगे से आगे चलता रहेगा। इसके लाइफ हिस्ट्री में भी कुछ परिवर्तन जो है देखे गए हैं। तो ये जो परिवर्तन है वो इस तरह के हैं, जैसे बहुत अधिक संख्या में अंडों का उत्पादन, है ना। जो एंडोपैरासाइट्स हैं इनमें जो एग लेइंग है, एक जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में होता है। और इस कारण से इसका कारण ये है कि अगर ये माना गया है कि इनमें इनकी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जो है एग हैं, जो गेमेट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे नष्ट नहीं हो, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ताकि कुछ जो है बचे रहें और इनका जो लाइफ साइकिल है वो निरंतर चलता रहे। इसके अलावा जो एग्स हैं उनके ऊपर एक डिफेंसिव सेल टाइप जो है कवर पाया जाता है, यानी जो रक्षात्मक आवरण इसके ऊपर पाया जाता है। और ये जो है इनको जो अनफेवरेबल कंडीशन है उससे इनको बचाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो लार्वा है उसमें पीडोजेनेसिस पाई जाती है ना। तो पीडोजेनेसिस क्या होता है, एक तो है नियोटोनी और दूसरा पीडोजेनेसिस, जिसमें जो एम्ब्रियो है उसी में ही जो है गेमेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एम्ब्रियल स्टेज में जो है गेमेट्स का फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो मेरासीडियम जो लार्वा है वो एक तरह से स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है। और ये जो है सर्केरिया जो लार्वा है वो द्वितीयक जो होस्ट होता है उसके शरीर के निकल कर जो है परिकोष्ठित हो जाता है, एक तरह से आवृत हो जाता है, इंसिस्टेड हो जाता है एक तरह से, जिससे जो बाह्य परिवर्तन है उनका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ये पैरासाइट्स हैं, जो परजीवी हैं, इनमें हम कई प्रकार के शारीरिक जो है और कार्यकी या व्यवहार संबंधी जो परिवर्तन देखते हैं। और इन परिवर्तनों के कारण ये जो है होस्ट बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हुए अपने जीवन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेता है। तो इन जो परिवर्तन है इनके बारे में हमने बात की कि जैसे इनमें गमनांगों का
अभाव होता है, क्योंकि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। बात हम टीनिया और फेसियोला कर रहे हैं यहाँ पर। तो फेसियोला और जो टीनिया है दोनों ही जो है उसकी बॉडी के अंदर जो है पैरासाइट के रूप में अपना जीवन कंप्लीट करते हैं। तो इस कारण से इनको वहाँ पर जो है विशेष प्रकार के गमनांक की आवश्यकता नहीं होती। तो गमनांक जो है यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। और इसी तरह से इनके जो मस्कुलर सिस्टम की बात की अपने, जो पेशी तंत्र है वो भी जो है उसका भी अभाव होता है, वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता। और तंत्रिका तंत्र ज़रूर थोड़ा सा इसका विकसित होता है, लेकिन जो सेंस ऑर्गन है वो भी अब्सेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है ना, गमन का भी अभाव होता है और सेंस ऑर्गन जो है वो भी एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा अपनी बात की थी कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल तो पाई जाती है, लेकिन वो ब्रांच्ड होती है, एविसी टाइप की होती है। और आंतर जो है इंटेस्टाइन है वो ब्रांच्ड होती है, एलिमेंट कैनाल जो है अनुपस्थित होती है। इस तरह देखा गया है, क्योंकि ये पचा भोजन प्राप्त करते हैं तो इनको जो है इनकी आवश्यकता नहीं होती, या जो आरनाल है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। इसके अलावा कुछ और भी परिवर्तन हमने देखे हैं, जैसे इनके शरीर के ऊपर जो है एक तरह से क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और ये क्यूटिकल का आवरण जो है इनको जो होस्ट है उसके शरीर से निकलने वाले जो रसायन है उनसे बचाता है। तो जैसे टीनिया में अपनी बात की कि टीनिया में क्या है, आरनाल का अभाव होता है, और ये जो अपने भोजन जो है वो शरीर की जो सतह है उससे ही अवशोषण से प्राप्त करता है ना। इसी तरह से जो इनके होस्ट की बॉडी के अंदर या बाहर जब ये रहते हुए जीवन कंप्लीट करते हैं, तो इनको वहाँ से चिपकने के लिए, होस्ट की बॉडी के अंदर जो है अपने आप को स्थापित करने के लिए इनके ऊपर कुछ विशेष प्रकार के आसंजक ऑर्गन, एडेसिव जो ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। ये एडेसिव ऑर्गन के रूप में अपने बात की थी कि जो है इनमें सूचक पाए जाते हैं, और इसके अलावा हुक्स वगैरह भी पाए जाते हैं। टीनिया में अपने बात की ना कि टीनिया में जो स्कोलेक्स होता है उसके ऊपर चार शक्कर पाए जाते हैं, 4 चूसक होते हैं। और चूसकों के साथ से जो स्कोलेक्स का जो अग्रभाग है वहाँ पर जो रोस्टेलम है उसके पास में जो रोस्टेलम भाग है वहाँ पर 2 पंक्तियों में जो है हुक्स पाए जाते हैं। यानी रोस्टेलम के जो पास में ही 2 पंक्तियों में जो है हुक्स व्यवस्थित होते हैं। तो ये हुक्स जो है वो भी ये जो आसंजक अंग हैं और जंतु को जो होस्ट है उसकी बॉडी में स्थापित करने में मददगार होते हैं। इसके अलावा जो लीवर फ्लूक जो है उसमें भी अपने बात की कि उसमें भी जो चूसक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्पाइन्स भी पाए जाते हैं, और इसके कारण से जो है ये होस्ट की बॉडी जो है या उसके जो टिश्यू जो है उनसे आपस में जो है संबंध स्थापित कर लेता है या जुड़ा रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है इनमें बताया भी वेल डेवलप्ड होता है, और ये एक तरह से अत्यधिक संख्या में एक लिंक करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य तरह के जो अनुकूलन हैं वो भी इनमें देखे गए हैं, और जैसे जो अनाक्सी श्वसन है यानी एनोरोबिक श्वसन है वो इनमें पाया जाता है, क्योंकि ये अंदर रहते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में इनको नहीं मिलती, और इस कारण से जो है ये अनाक्सीज प्रकार का जो श्वसन है वो शुरू कर देते हैं या कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी होती है। और इसके अलावा जो है ये जो जंतु हैं इनमें एक तरह से लाइसिस की कैपेसिटी भी कुछ में देखी गई है। जैसे अपन बात करें कि जो फ्लूक्स हैं है ना, लीवर फ्लूक की अगर बात करें तो इसका जो सर्केरिया और जो मीरास्टीडियम लार्वा है उनमें विशेष प्रकार के जो है पेनिट्रस ग्लैंड पाई जाती हैं, और ये जो ग्लैंड है वो उत्तक लई प्रकार के यानी होस्टोलाइटिक टाइप की होती हैं। और ये जो है जो ग्लैंड्स है, वेदन ग्रंथियाँ जो हैं, इनसे जो उत्तक से स्राव जो सिक्रेट होता है वो परपोसी की जो त्वचा है उसको भेद कर, और उसमें से जो है फिर ये जो लार्वा है सर्केरिया हो जाए मीरास्टीडियम हो, ये उसकी बॉडी में प्रवेश कर पाते हैं। तो ये भी एक तरह से इनमें अनुकूलन है। इसके अलावा अपने बात की कि जो इनमें जो रिप्रोडक्टिव जो क्षमता है रिप्रोडक्शन की वो ज़्यादा होती है, लाखों की संख्या में जो है अंडे दिए जाते हैं, और जो अंडे हैं उनके ऊपर भी सेल वगैरह
पाई जाती है। तो इस तरह की जो है अनुकूलन में रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इनमें जो है पोलियम्ब्रियोनी भी रिपोर्ट की गई है ना। और इन सब का एक ही कारण है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जंतु है ये एग लेइंग होंगे, एम्ब्रियो डेवलप होंगे, लार्वा डेवलप होंगे, तो ये जो है इनकी सर्वाइवनेस जो बनी रहेगी, यानी जो इनको हानि होती है किसी विपरीत परिस्थितियों से, एडवर्स कंडीशन से, वो होने के बाद भी ये जो है कुछ संख्या में सर्वाइव कर सके। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो इनमें डायसिस यानी जो ये द्विलिंगी जो है वो भी जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी एक अनुकूलन है ना। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जैसे टीनिया में रिपोर्ट किया गया है। तो इसका कारण ये है कि जो इसको विशेष परिस्थिति में अगर जरूरत पड़े तो रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से ये जो जंतु हैं ये जो विपरीत परिस्थितियाँ होती है, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, उनसे एक तरह से मुकाबला करने के लिए या उन परिस्थिति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने शरीर को इस तरह से ढाल लेते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो वो जो मॉडिफिकेशंस अनुकूलन्स हैं उससे ये सफलतापूर्वक अपना जीवन जो है कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हुए या होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हुए। ये सब जो है आपने समझ लिया है। उम्मीद है कि ये जो चर्चा है आपके लिए लाभदायक होगी। थैंक यू।